Assalamu alaikum, my dear students. How are you? I hope you all will be in best of your health. And you know very well we have started the topic of blood, and yesterday we discussed about the liquid fraction of the blood, and that was basically plasma. And today we want to address the cellular fraction of the blood. और आपको ये बात पता है कि हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में सेल या सेल जैसी, सेल और सेल लाइक मैंने कल के लेक्चर में उसको ब्लॉक भी किया था आप लोगों के लिए कि हम उन पर्टिकुलर तमाम चीज़ों को स्टडी करेंगे. सो लेट्स मूव टू द व्हाइट बोर्ड. हाय माय डियर फ्यूचर डॉक्टर्स, हमने कल डिस्कस किया था प्लाज्मा को और नाउ वी वांट टू डिस्कस द ब्लड सेल्स और सेल लाइक फ्रेगमेंट्स ऑफ द ब्लड, राइट. और आपको ये बात पता है कि अगर मैं बात करूं आरबीसीज की, रेड ब्लड सेल्स की, तो ये परफेक्ट सेल्स हैं. और अगर मैं बात करूं डब्ल्यूबीसीज की तो जाहिर है ये भी क्या है, परफेक्ट सेल्स हैं. लेकिन जो हमारे प्लेटलेट्स हैं दोज आर नॉट परफेक्ट सेल्स, वो परफेक्ट सेल्स नहीं है, इसलिए हम उन्हें सेल लाइक फ्रेगमेंट ऑफ द ब्लड बोलते हैं, राइट. अगर मैं आप लोगों से अभी जनरल सी बात करूं तो यू नो वेरी वेल कि जो आरबीसीज होते हैं दे आर द मोस्ट न्यूमरस, ये सबसे ज़्यादा होते हैं. मैंने कोई बहुत डिटेल से बात नहीं करनी बिकॉज हम इन सबको बाद में फर्दर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. और अगर आप इनको देखें तो दे आर बेसिकली व्हाट, बाई कॉनकेव इन शेप एंड दे लैक न्यूक्लियस. इनमें न्यूक्लियस नहीं होता. लेकिन अगर मैं डब्ल्यूबीसीज की बात करूं तो डब्ल्यूबीसीज में प्रॉपर एक न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है, राइट. डब्ल्यूबीसीज में मेरे पास क्या होता है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस एग्जिस्ट करता है. वी कैन राइट इट एज न्यूक्लियस, यस इट इज प्रेजेंट. न्यूक्लियस की शेप की बेस पर हम डब्ल्यूबीसीज को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं. उनमें से एक का नाम है ग्रेन्युलोसाइट्स. नाम इंडिकेट कर रहा है कि अगर आप इन पर्टिकुलर डब्ल्यूबीसीज को देखेंगे तो आप लोगों को इसके साइटोप्लाज्म में डॉट्स नजर आएंगे. तो जिन ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में डॉट्स आर प्रेजेंट हम उन्हें नाम देते हैं व्हाट, ग्रेन्युलोसाइट्स. क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स. लेकिन अगर मैं उन पर्टिकुलर सेल्स को देखूं जैसे कंपैरिजन पे आता, उन्हें क्या बोलते हैं, ए ग्रेन्युलोसाइट्स. और यू नो वेरी वेल कि ए का मतलब होता है नहीं इन बायोलॉजी में ए का मतलब होता है नो और नॉट. तो अगर आप इन पर्टिकुलर सेल्स को देखेंगे तो आप लोगों को इसके साइटोप्लाज्म में किसी किस्म का कोई ग्रैन्यूल नजर नहीं आएगा. एंड इफ देयर इज नो ग्रैन्यूल वी कॉल इट एज व्हाट, ए ग्रैन्युलोसाइट. नाउ लुक एट दिस. इस पर्टिकुलर ग्रैन्युलोसाइट की आप लोगों के पास फर्दर 3 टाइप्स हैं. You must know the names. Neutrophils, right? Then eosinophils. बोलना भी सीखे. न्यूट्रो, आपको पता न्यूट्रल एम्पायर क्या होता है, न्यूट्रो, ये न्यूट्रोफिल्स हैं. एंड देन वी हैव eosinophils एंड देन वी हैव व्हाट, बेसोफिल्स. तो ये मेरे पास 3 किस्म के फिल्स हैं, राइट. न्यूट्रोफिल्स को अगर मैं स्टेन करता हूं तो ये किसी किस्म का स्टेन ऑब्टेन नहीं करते, इसीलिए ये न्यूट्रोफिल्स कहलाते. लेकिन ये जो मेरे पास ईओसिन्स हैं ये एसिड लवर्स होते हैं और ये रेड स्टेन होते हैं, रेड या पिंक स्टेन होते हैं, इसीलिए हम लोग इन्हें ईओसिनोफिल्स का नाम देते हैं. ईओसिन एक कलर का नेम भी होता है. और ये जो बेसोफिल्स हैं ये नॉर्मली ब्लू स्टेन होते हैं, तो इसलिए हम इन्हें बेसोफिल्स का नाम देते हैं, राइट. एक तो ये डिफरेंस है कि जो रेड हो जाए वो ईओसिनोफिल, जो ब्लू हो जाए वो बेसोफिल, और जो कोई कलर भी ऑब्टेन ना करे वो न्यूट्रोफिल. नो कलर. ये कब होगा, जब मैं डिफरेंशियल स्टेनिंग कर रहा हूँगा डब्ल्यूबीसीज की. स्टेन का मतलब यू नो वेरी वेल कि हम उसे कोई कलर असाइन करते हैं, तो ये न्यूट्रोफिल्स दे डोंट ऑब्टेन एनी सॉर्ट ऑफ कलर. दूसरी बात मेरे पास ये माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप लोग ईओसिनोफिल्स को देखें तो ईओसिनोफिल्स में आप लोगों को जो न्यूक्लियस नजर आता है इट इज बाइलोब्ड,
समथिंग लाइक इट। अब आप इसको यूं याद रख सकते हैं कि ईयर्स, ईओ ईयर्स और सिनोफिल्स, ठीक है, कि यानी कि जैसे कि आपका हेडफोन होता है, उसके आपको दो तरफ स्पीकर नजर आते हैं और ऊपर ये हेड के ऊपर यू कैन से अटैचमेंट है, तो वो वाली सेल्स जिनके अंदर आप लोगों को हेडफोन लाइक बाइलोब्यूल नजर आता है, दोज आर कॉल्ड एज ईओसिनोफिल्स। सो इसमें डेफिनेटली यू नो वेरी वेल कि एक डेफिशिएंसी है, और वो डेफिशिएंसी डेफिनेटली क्या है कि इसके अंदर मुझे जानने चाहिए थे क्या, ग्रेन्यूल्स, राइट। आज हम सिर्फ और सिर्फ इनकी मॉर्फोलॉजी पे बात करेंगे, इनके फंक्शंस को हम लोग शायद आज टच करने के काबिल नहीं होंगे, राइट। फिर जब मैं बात करता हूँ बेसोफिल्स की, और ये जो मेरे बेसोफिल्स हैं, हम इन्हें कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, डेफिनेटली बाय मींस ऑफ अ न्यूक्लियस दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हॉर्सशू शेप न्यूक्लियस। इस तरह का हॉर्सशू शेप न्यूक्लियस है, और यू नो कि आई मस्ट ड्रॉ व्हाट ग्रेन्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म। तो ये मेरे पास कहलाते हैं क्या, बेसोफिल्स। और अगर मैं बात कर रहा हूँ न्यूट्रोफिल्स की, तो न्यूट्रोफिल में आप लोगों को 3 या 5 क्या नजर आते हैं, लोब्ड न्यूक्लियस नजर आता है। लुक एट दिस, कि आप इसे न्यूट्रल यूं समझ सकते हैं कि एक सेंटर वाला लोब है, राइट। अब अगर इसके अराउंड ये इस तरफ, इस पर्टिकुलर हाफ के इस तरफ अगर मैं 2 अटैच कर देता हूं, समथिंग लाइक इट लोब्स, तो ये क्या हो जाएंगे, 3, तो भी बैलेंस न्यूट्रल है। और अगर मैं इसमें अटैच कर देता हूं क्या, 5 मींस 2 इधर और इधर, तो अब ये 5 लोब न्यूक्लियस बन गया है, स्टिल इट इज इन बैलेंस। तो आप इसे भी न्यूट्रल नाम याद रख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास 3 to 5 लोब न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और जो रेस्ट ऑफ द सब्सटेंसेस डेफिनेटली दे आर व्हाट, ग्रेन्यूल्स, 3 ग्रेन्यूल्स होते हैं, राइट। तो ये हुई हमारे पास 3 टाइप्स की न्यूट्रोफिल्स की। इनका फंक्शन क्या है मैंने आपसे डिस्कस किया कि अभी आप, या आज के मेरे स्कोप का लेक्चर नहीं है, आज भी सब ये चाहता हूँ कि माय डियर स्टूडेंट्स यू शुड बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन देम, कि न्यूट्रोफिल्स कैसा होता है, ईओसिनोफिल्स कैसे होते हैं, और बेसोफिल कैसे होते हैं, पर्टिकुलरली जब आप इसको देख रहे हो किसमें, माइक्रोस्कोप में। देन अगर आप मूव करते हो उसमें एक न्यूक्लियोसाइट में, तो आपको इसकी 2 चीजें नजर आती है, वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज मोनोसाइट, अदर वन इज कॉल्ड एज लिम्फोसाइट। अब जो मोनोसाइट है उसको हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, बड़ी सिंपल, बहुत आसान सी बात है कि आप लोग एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, और इस पर्टिकुलर सर्कल में एक ऐसा न्यूक्लियस ड्रॉ करेंगे दैट हैज गॉट अ वेरी स्मॉल डिप्रेशन, समथिंग लाइक इट। लेकिन मैंने, आप देखें कि इस पर्टिकुलर न्यूक्लियस के अराउंड जो साइटोप्लाज्म मैंने शो किया हुआ है, इट इज वेरी मच ट्रांसपेरेंट, राइट। तो ये है मेरे पास किसकी शेप, मोनोसाइट की। अब हम चल रहे हैं किसके पास, लिम्फोसाइट के पास। तो लिम्फोसाइट में आपको एक अजीब सी चीज नजर आती है, वो क्या, कि लिम्फोसाइट में मेरे पास जो सेल्स हैं, बेसिकली दे आर समथिंग लाइक इट, इस तरह के सेल्स हैं। और बड़ी अजीब सी बात यह है कि जो इसका न्यूक्लियस है वो ऑलमोस्ट इसके इनर को ऑक्यूपाई किए होता है, न्यूक्लियस इज ऑलमोस्ट ऑक्यूपाइंग द इनर कैविटी, राइट। सो इसका न्यूक्लियस बहुत बड़ा होता है, और उसने ऑलमोस्ट उस पर्टिकुलर सेल के सेलुलर कैविटी को ऑक्यूपाई किया हुआ होता है, राइट। नाउ वी वांट टू डिस्कस अबाउट प्लेटलेट्स। तो जो प्लेटलेट्स के बारे में सबसे पहली बात यह है कि दे आर नॉट सेल्स, ये सेल्स नहीं है, राइट। ये पहली बात आपने याद रखनी है। नंबर 2 कि दे डोंट हैव एनी न्यूक्लियस, डू नॉट हैव एनी न्यूक्लियस, और ये बेसिकली फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स हैं, ये तो फ्रेगमेंट्स ऑफ सेल्स है। जब मैं किसी चीज के फ्रेगमेंट्स की बात करूंगा तो पीस तो किसी भी शेप का हो सकता है, राइट। तो देयरफॉर दे डोंट हैव एनी शेप, डोंट हैव अ स्पेसिफिक शेप। तो ये कुछ बातें हैं जो हम लोगों ने इन पर्टिकुलर सेल की मॉर्फोलॉजी के बारे में की। अब ये वाले पर्टिकुलर सेल्स मेरे ब्लड में क्या क्या काम कर रहे हैं, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, डेफिनेटली इनको हम करेंगे स्टडी डेफिनेटली टुमारो। लेकिन आज हम जिस पर्टिकुलर सेल को डिटेल से डिस्कस करना चाह रहे हैं, दैट इज नथिंग अदर देन ग्रेट आरबीसी। टू डिस्कस आरबीसी we must move to the second half of the word. Let's go there. Let's start what RBCs. My dear students, ये जो RBCs हैं, पहली बात ये है कि इनका एक और नाम भी है जो being students of medical sciences you must know. भाई रेड ब्लड सेल तो कोई भी बोल लेगा,
लेकिन हम यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं कि इसका एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, राइट। जहां कहीं भी एरिथ्रो का मतलब है, जाहिर आपको पता होना चाहिए कि हम किसी रेड मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। नंबर 2, दे आर मोस्ट न्यूमरस इन द सेल, ये हमारे सेल में सबसे ज्यादा होते, एंड देयर नंबर वेरी इन द टर्म्स ऑफ जेंडर, ये जेंडर की बेस पे क्या है, नंबर को डिस्कस किया हम लोगों ने। तो अगर हम देखते हैं किसी मेल को, मेल के लिए हम ये वाला साइन यूज कर रहे होते हैं, इन केस ऑफ मेल द नंबर ऑफ एरिथ्रोसाइट आर 5 to 5.5 मिलियन होता है पर क्यूबिक सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन अगर यही एक मोहतरमा हो, फीमेल हो, तो उनके लिए नंबर है, इट इज 4 to 4.5 मिलियन पर क्यूबिक सेंटीमीटर और पर सीसी, राइट। अब अगली बात यह है कि कोई बंदा आपसे पूछ सकता है कि मेल के अंदर जो नंबर ऑफ आरबीसी है वो ज़्यादा क्यों होते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल। तो आप ये बताएंगे कि मेल के अंदर जो मैस, लिविंग मैस इन टर्म्स ऑफ द मस्कुलर टिश्यूज एंड अदर, दे आर मोर इन एज कम्पेयर टू द फीमेल। तो इस लिहाज से इनके अंदर ये नंबर ऑफ आरबीसी ज़्यादा होते हैं, बिकॉज मोर सेल्स आर इन मोर डिमांड ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हमारे पास डिमांड ऑक्सीजन की ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली उनके सप्लायर का नंबर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। सो दैट्स वाई मेल हैव गॉट मोर नंबर ऑफ आरबीसीज एज कंपेयर टू द मोहतरमा, राइट। अब चलते हैं अगली बात की तरफ। व्हाट इज देयर कलर? तो आंसर इज देयर कलर इज ट्रांसपेरेंट। आई एम सेइंग स्ट्रेंज थिंग कि जो आरबीसीज हैं दे आर बेसिकली ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती, राइट। लेकिन उसके ऊपर बहुत ही इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन में अटैच होती है हीमोग्लोबिन, और बेसिकली हीमोग्लोबिन ही रेड है। तो जब ये वाली हीमोग्लोबिन इस ट्रांसपेरेंट सरफेस के ऊपर अपने आप को इम्प्रेग्नेट करती है, शामिल कर देती है, तो फिर इसका कलर कैसा हो जाता है, स्लाइट रेड। स्लाइट रेड, मैंने अभी भी रेड नहीं लिखा। तो आप कह सकते हैं सर कि हमारे ब्लड का रंग तो बड़ा चोखा रेड होता है, तो ये स्लाइट रेड चोखा रेड कैसे बन जाता है? तो आंसर इज कि जब बहुत सारे आरबीसीज 1 मिलीमीटर एरिया में इकट्ठे होंगे तो उनके मिलने से डेफिनेटली कलर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो जब आप स्लाइड बनाते हो अपने आरबीसीज की, तो आप लोगों को उस पर्टिकुलर स्लाइड में आरबीसी का इंडिविजुअल कलर काफी ट्रांसपेरेंट नजर आता है, बट व्हेन न्यूमरस आरबीसीज कंबाइन टुगेदर तो दे इम्पार्ट फॉर रेड कलर, राइट। नाउ वी वांट टू सी देयर, यू कैन से सिंथेसिस, ये होती कहाँ है? तो आंसर इज कि जब थे आप लोग इन्फेंट्स, जब आप छोटे बच्चे थे या आप डेवलपिंग स्टेज के ऊपर थे, तो दो चीजें ब्लड को बनवा रही थी। वन ऑफ देम वाज लिवर, अदर वन वाज स्प्लीन। लिवर को हम आम जुबान में जिगर बोलते हैं और स्प्लीन को हम आम जुबान में तिली कहते हैं, तिल्ली या तिली जो भी कहें, राइट। तो ये वो जगह हैं जहां पे बेसिकली इन्फेंट स्टेज पे बहुत छोटे होते हमारे प्रोसेस हुआ था, लेकिन जब आप लोग बड़े हो गए, व्हेन यू बिकम मैच्योर, तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर डेवलपमेंट आप लोगों की बॉडी में चेंज आई। तो आप लोगों की स्मॉल बोन्स, आई एम गोइंग टू राइट 3 नेम्स फॉर इट, राइट। उनमें से एक मेरे पास क्या है, स्टर्नम। आपको याद है कि मैंने स्टर्नम के लिए जो नाम यूज किया था वो क्या था, ब्रेस्ट बोन। हमारी पसलियों के दरमियान हमारे सीने के बिल्कुल सेंटर में जो ये वाली बोन है, जिसके आगे बड़ी टाई है, और हम लोग इसे टाई बोन भी बोलते हैं, राइट। दैट वेरी बोन दैट इज समवेयर हियर, राइट, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, स्टर्नम। तो ये स्टर्नम है। फिर उसके बाद आ जाती है हमारी रिब्स, यू नो वेरी वेल, रिब्स इज नॉट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। एंड फाइनली वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम्स, मीन्स वर्टिब्री, वर्टिब्री। ये वो 3 जगह हैं, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्री, जहां मैच्योर स्टेज में हमारे आरबीसीज क्या हो रहे होते हैं, डेवलप हो रहे होते हैं, राइट। अब देखना ये है कि इस पर्टिकुलर सेल
कि डेवलपमेंट कैसे होती है, हम इट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ योर बुक, लेकिन सिर्फ मैंने आपको ये बात बतानी है कि नंबर एक कि ये जिस पर्टिकुलर सेल से डेवलप होते हैं उसे हम बोलते हैं स्टेम सेल, एंड दैट वेरी पर्टिकुलर स्टेम सेल इज लाइंग इन बोन मैरो। कौन सा बोन मैरो? रेड बोन मैरो। तो हम लिखेंगे रेड बोन मैरो। इस पर्टिकुलर रेड बोन मैरो से निकलेंगे क्या मेरे पास? मेगा कैरियोसाइट्स, मेगा कैरियोसाइट्स। और इन पर्टिकुलर मेगा कैरियोसाइट्स से इवेंचुअली मेरे पास एक स्टेज आती है, किसकी? डेवलपमेंटल स्टेज आती है, जिसके अंदर ये मेरे व्हाट एरिथ्रोब्लास्ट्स, व्हेनेवर यूज एरिथ्रोब्लास्ट, तो एरिथ्रो का मतलब हो गया आरबीसीज एंड ब्लास्ट मींस मदर सेल्स। तो ये वो सेल्स हैं कि जिन्होंने अभी अपने आप को डिफरेंशिएट करना है, स्पेशलाइज करना है for a specific function, but still they are undifferentiated. They cannot perform the very specific job of oxygen carriage. So that particular structure, that is called as basically what? Erythroblast. It triggers another very important activity due to very increased concentration of ribosomes in it. अगर आप इस particular erythroblast को देखो तो इसमें जो चीज आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में नजर आएगी, that is nothing other than ribosomes. You know very well. अब इस पर्टिकुलर राइबोसोम को हमने एक ही चीज में स्पेशलाइज किया, भाई तुमने हमें सिर्फ एक चीज बना के देनी है, दैट इज हीमोग्लोबिन। तो इस पर्टिकुलर एरिथ्रोब्लास्ट के ऊपर आके अटैच होगा मैसेंजर आरएनए, किस चीज का? हीमोग्लोबिन का। और इस पर्टिकुलर राइबोसोम ने हमें बना के दी क्या? हीमोग्लोबिन। अब ये वाली हीमोग्लोबिन किस में डेवलप हो रही है? साइटोप्लाज्म में, देन विल बी एक्सपोर्टेड आउट। और एक्सपोर्ट आउट होने के बाद इट विल अटैच इटसेल्फ और impregnate itself on the surface of what? RBC. तो जब ये डेवलपमेंट हो रही थी तो स्टार्ट में इसके पास किसी किस्म की हीमोग्लोबिन नहीं थी, लेकिन इस पर्टिकुलर स्टेज पे आके हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो गई। और याद रखने वाली बात यह है कि रिमेंबर इंपॉर्टेंट थिंग कि स्टिल इस पर्टिकुलर सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ये प्रेजेंट, राइट? अभी तक स्टूडेंट्स ये जो मेरे पास सेल्स हैं, दे आर लाइंग इन ऑफ कोर्स स्टर्नम एंड रिब्स एंड वर्टिब्री, देन there will be a change, and this particular you can say RBC, it will undergo the process of enucleation. Whenever I say the process of enucleation, इसका मतलब ये है कि हमने इसमें से न्यूक्लियस को रिमूव कर दिया है। न्यूक्लियस इज बेसिकली व्हाट? रिमूव्ड, राइट? और आपको पता है कि जिस जगह पे न्यूक्लियस था उसके निकलने के बाद ही इसमें बाइकॉनकेविटी डेवलप होगी, राइट? और इसके बाद व्हाट विल हैपन इन द एंड? इन द एंड हमारे पास स्टूडेंट्स ये होगा कि ये होगा मेरे पास आरबीसी, और इस आरबीसी के अंदर अब न्यूक्लियस नहीं है और ये डेवलप हो गई है एक कॉनकेविटी ऑन द टॉप साइड और एक कॉनकेविटी डेवलप हो गई है ऑन द लोअर साइड, और न्यूक्लियस इसमें से क्या हो गया? माइनस, और इसके ऊपर अब इम्प्रेग्नेट हो गई है बहुत सारी क्या? हीमोग्लोबिन। तो ये है हमारे पास क्या? आरबीसी की फॉर्मेशन। बहुत कुछ बताया जा सकता है, बहुत कुछ कहा जा सकता है इस पर्टिकुलर प्रोसेस के बारे में। फॉर एग्जांपल हम ये बात कर सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी इज कॉल्ड एज एरिथ्रोपोइसिस, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये वाला टॉपिक, ये वाली स्टेटमेंट्स आप लोगों की बुक का पार्ट नहीं है, सो आई मस्ट नॉट फोकस मोर ऑन दिस थिंग। लेकिन आपको ये बात बताना मकसूद थी कि जब आरबीसी बनना शुरू होता है तो उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होती, उसमें न्यूक्लियस होता है। एक स्टेज ऐसी आती है कि जब उसमें हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन बहुत तेज हो जाती है और इट इज़ फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ न्यूक्लियस। तो जो एंड पे सेल बनता है उसका नाम क्या होता है? अ बाइकॉनकेव न्यूक्लियस। क्या ख्याल है माय डियर स्टूडेंट्स कि अगर इसमें से न्यूक्लियस को निकाल दिया गया है तो क्या ये वाला आरबीसी अब फर्दर डिवाइड करेगा? तो आंसर इज नो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि देयर इज नो फर्दर डिवीजन। अब हमारे पास इसमें कोई फर्दर डिवीजन नहीं हो सकती। इट इज वेल डिफरेंशिएटेड एंड वेल फंक्शनल व्हाट सेल। नाउ वी वांट टू डिस्कस अनदर थिंग कि अगर ये आरबीसी मेरे सेल में बन गया, मेरी ब्लड में बन गया है, तो क्या ये हमेशा जीवित रहेगा, हमेशा जिंदा रहेगा? तो आंसर इज नो। ठीक है, RBCs have got a definite लाइफ स्पैन। तो जो लाइफ स्पैन है वो बहुत सी बुक लिखती है इन टर्म्स ऑफ मंथ्स
और अगर मैं मंथ्स की बात करूंगा तो इट इज इक्वलेंट टू 4, और अगर मैं डेज की बात करूंगा तो दे आर अप्रॉक्सीमेटली 120 डेज। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 महीने के बाद या 120 दिन के बाद पुराना आरबीसी मर जाएगा, तो डेफिनेटली नेचर उनको इसी एरिथ्रोपोइसिस के प्रोसेस से रिप्लेस कर देगी बाय द न्यू सेल्स। सवाल ये है कि मरने के बाद क्या होगा, राइट? तो आंसर है कि हम इस पर्टिकुलर WBC को, जो इस वक्त जाहिर है बिगाड़ का शिकार हो गया है, मरने के करीब हो गया है, अब इसका मुंह देखने को हमारा दिल नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर आरबीसी को अपनी ग्रेव यार्ड ऑफ द बॉडी में भेज देंगे। एंड दैट वेरी ग्रेव यार्ड ऑफ द बॉडी, ग्रेव यार्ड, ये हमारी बॉडी का कब्रिस्तान है। आपको पता है ग्रेव यार्ड क्या होता है स्टूडेंट्स? कब्रिस्तान को बोलते हैं। आपको पता है हमारी कब्रिस्तान में भी हमारी रिसाइकलिंग हो रही होती है। तो बेसिकली हम यहाँ पे यही करेंगे कि हम इस आरबीसी को कब्रिस्तान में ग्रेव यार्ड में भेज देंगे, और उसका नाम मेरे पास क्या था भाई स्टूडेंट्स? स्प्लीन। आप देख रहे हैं दैट वेरी स्ट्रक्चर इज वेरी रिच इन कैटालिटिक एंजाइम्स। कैटालिटिक एंजाइम्स कराटे तोड़फोड़ कर देना। तो जब इसको कट करेंगे तो इस पर्टिकुलर ग्रेव यार्ड में मेरे आरबीसी के 2 पार्ट हो जाएंगे। एक का नाम है मेरे पास क्या? ग्लोबिन, राइट? दैट इज बेसिकली द पार्ट ऑफ प्रोटीन, पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन, एंड अदर वन इज द हीम ग्रुप, राइट? HAEME, हीम ग्रुप, राइट? अब ये जो मेरे पास ग्लोबिन है, ये बेसिकली क्या है? प्रोटीन। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको इवेंचुअली कन्वर्ट कर देंगे इनटू अमीनो एसिड्स और अमाइनो एसिड्स, और उसके बाद ये जो अमीनो एसिड्स या अमाइनो एसिड्स हैं, दे विल बी रिसाइकल्ड। इनको हम दोबारा से यूज कर लेंगे, और दे मे बी यूज फॉर फ्यूचर एरिथ्रोपोइसिस, राइट? फ्यूचर एरिथ्रोपोइसिस इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं। देखना यह है कि हमारी हीम ग्रुप के साथ क्या बना। इस हीम ग्रुप को जब हम फर्दर डिसइंटीग्रेट करते हैं तो उसके रिजल्ट में मेरे पास 2 चीजें ऑब्टेन होती हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं क्या? आयरन, Fe+2 और Fe+3, राइट? इस पर्टिकुलर आयरन को भी हम यहां से उठाएंगे और इसको रिसाइकलिंग के प्रोसेस में मींस एरिथ्रोपोइसिस में दोबारा से यूज कर लेंगे। जो बाकी चीज बचती है मेरे पास हीम में से आयरन उतरने के बाद, जो चीज बाकी बच गई, इट इज गोइंग टू मेक व्हाट? It's going to make what? One very important excretory material, and that very excretory material is called as bilirubin, right? We want to name it as bilirubin. कोई बात आपसे पूछे जनाब बिलिरुबिन क्या है, तो आप बताएंगे कि ये बेसिकली एक बाइल सॉल्ट है, राइट? जिसको एक्सक्रीट करने के लिए डेफिनेटली हमें लिवर की जरूरत होगी, हमें पैंक्रियास की जरूरत होगी, और जरूरत होगी हमें 2 एक्सक्रीटरी सिस्टम्स की। वन ऑफ देम इज कॉल्ड एज व्हाट? GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, राइट? जब ये वाला बिलिरुबिन मेरी डाइजेस्टेड फूड के साथ और डाइजेस्टेबल फूड के साथ आपस में मिलेगा, नॉट ओनली डाइजेस्ट करने में हेल्प करेगा, बल्कि एक्सेसिव इट विल बी लॉस्ट थ्रू द एनस। ये हमारी बॉडी में से इट विल बी लॉस्ट थ्रू एनस। कोई बंदा आपसे पूछे कि हम इसे कैसे पहचान सकते हैं, तो इसका आंसर आप ये बताएंगे जनाब कि अगर आप लोगों की बॉडी के प्रोसेसेस नॉर्मल चल रहे हैं तो आपका स्टूल कलर हमेशा कैसा होगा? एक स्पेसिफिक कलर का होगा, एंड दैट वेरी स्पेसिफिक कलर इज ड्यू टू बिलिरुबिन एंड स्टर्कोबिलिन। वो क्या होते हैं हम बाद में डिस्कस करेंगे, बट चीफली इस वक्त आपका फोकस होना चाहिए बिलिरुबिन के ऊपर। फिर दूसरा भी ये है कि हम इस बिलिरुबिन को डाल देते हैं किसमें? यूरिन में। ज़ाहिर हम इसको ब्लड में डालेंगे, और ब्लड से इट विल गो टू द किडनीज, और किडनीज में से इट विल बी एक्सक्रीटेड आउट विद द यूरिन। एक्सक्रीट आउट विद यूरिन, राइट? तो आफ्टर 120 डेज आपके किडनी के साथ ये, आपके आरबीसी के साथ ये हो रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं स्टूडेंट्स लास्ट थिंग आज की, और उसका नाम मेरे पास क्या है? फंक्शन। तो अगर हम लोग इसके फंक्शंस की बात करें तो देयर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इज नंबर 1 ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। Definitely their function is to fetch oxygen from the lungs to the tissues. lungs से टिश्यूज तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम डेफिनेटली इनका काम होता है, लेकिन थोड़ी सी अमाउंट में ये CO2 को ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, तो इसलिए ये ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 में भी इस्तेमाल होता है। It is another information for you
कि इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है, आपने पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 13 में, एंड दैट वाज बेसिकली कार्बोनिक एनहाइड्रेज। आपको उसका फंक्शन स्टडी करने के लिए यू शुड कंसिडर दैट वेरी टॉपिक। सो दैट्स इट फॉर द आरबीसीज। और ये जो हमारे आरबीसीज हैं इनकी डिटेल और ओवरऑल व्यू ऑफ द ब्लड स्ट्रक्चर ये डिस्कस किया। कल इंशाल्लाह हम लोग इस टॉपिक को फिनिश करेंगे और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ WBCs and the overall functions of blood. Till that very time, take very good care of yourself and your great parents. और हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा, अपने पेरेंट्स के लिए भी हमेशा दुआ गो रहिएगा। अगली मुलाकात तक हम चाहेंगे आप लोगों से इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।